हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 8। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। पूरा का पूरा वन शॉट है। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। क्या होती है हमारी सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डायनेमिक्स में कि सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्यों है। सर्कुलर मोशन के लिए हमें पता है ज़रूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर आ जाएंगे हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हम दोनों चीज़ों को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या अंतर है, किस तरीके से वो हमारी मदद करते हैं। फिर इसका यूज़ केस कहाँ होता है, कर्व बैंकिंग। तो हमारे पास जब सड़कों को टेढ़ा कर दिया जाता है कलरफुल डायग्राम के साथ, वो भी समझेंगे। ये भी देखेंगे कि जब फ्रिक्शन होता है तो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटीज़ क्या होती है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, जहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन किस तरीके से काम करता है, मिनिमम स्पीड यहाँ पर कितनी चाहिए होती है, वो सारी चीज़ तो देखेंगे। साथ में कुछ बहुत ही अच्छे हम एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में मोशन करता रहता है। अगर हम मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे होते तो हम बोलते हैं यार ये यहीं से जाता है वापस यहीं आ जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई और वो कितनी भी बार घूम ले उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर वो वाला डिस्प्लेसमेंट का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एंगल्स को नापेंगे। एंगल्स को नापोगे कहाँ से, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक रेफरेंस लाइन, जिसको यूजुअली हम एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं। दिस विल बी योर रेफरेंस लाइन। अच्छा, यहाँ से एंगल किस तरीके से बनेंगे, देखो एक एंगल मान लो यहाँ पर अगर हमारा पार्टिकल है तो हम बोलेंगे दिस इज पोजीशन नंबर ए, और ये वाला जो एंगल हो जाता है ये हो जाता है हमारा थीटा ए। यही पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, है ना, इस तरीके से घूम करके। अब हमारे पास इसका जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल हो जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा दिस इज थीटा बी। इस केस में मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा फाइनल यानी कि थीटा ऑफ बी माइनस थीटा इनिशियल विच इज थीटा ए। अच्छा, थीटा क्या होता है, थीटा भी लिख लो। थीटा होता है हमारा एंगल, और एंगल को किस तरीके से नापा जाता है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है उसमें ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है ना। तो एंगल इज एल डिवाइडेड बाय आर। इसकी जो ऐसा यूनिट आती है वो आ जाती है रेडियंस, है ना। हमारे पास 2 पाई रेडियन में कंप्लीट सर्किल हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, एंगुलर यहाँ पर हमारे पास जो एंगल ये घूम रहा है इस तरीके से, है ना, तो इसका कुछ हमारे पास डायरेक्शन भी होगा, या तो ये इधर आएगा या इधर आएगा। अगर हमारे पास इसी तरीके से एक प्लेन में वो घूम रहा है तो हम लिख सकते हैं या तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाता है, या फिर हमारे पास मैं बोल सकता हूँ दिस इज क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में बात करूँ तो इस पेंसिल को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी घुमा सकता हूँ, तो किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। तो हमें इसका डायरेक्शन लिखना आना चाहिए। अब इसका डायरेक्शन, ये तो घूम रही है, अगर मैं बोलूँ ये इस तरफ जा रही है पर वो घूमते घूमते फिर इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, तो ये घूमता रहता है। तो इसका डायरेक्शन लिखने का एक तरीका हो सकता है, या तो मैं इसका जो एक्सिस है उसी को डायरेक्शन बना दो इस तरीके से, है ना। ये अब ये ऐसे घूम रहा है, हमारे पास इसी एक्सिस को हम डायरेक्शन बोल देते हैं। अब इसमें भी 2 साइड हो जाएगी कि देखो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको पॉजिटिव बोलूँ या इसको पॉजिटिव बोलूँ, और उल्टा घूमेगा तो उसकी ऑपोजिट साइड वाले को हम पॉजिटिव बोल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सी साइड को पॉजिटिव बोले। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक रूल बना लिया, राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या होता है, आपको अपना राइट हैंड लेना है और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट घूम रही है, देखो यहाँ से घूम रही है, तो जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में अपनी उंगलियों को कर्ल करो। तो ये जो अंगूठे का थंब है ना, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो हमारे पास ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसका डेल्टा थीटा या फिर इसकी ओमेगा का जो डायरेक्शन आएगा वो हम इस तरफ मान लेंगे। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर ये देखो ये, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरीके से हम मान सकते हैं। हमारे पास इस तरीके से देखो कुछ मैंने ग्राफिक भी बना दिया। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से ये इस तरीके से अगर घूम रही है
तो अपने हाथ से घुमाने की कोशिश करो। मेरा हाथ तो ऐसे घूम रहा है और ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि हमारे पास डेल्टा थीटा जो होता है इज़ नॉट अ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 पाई रेडियन हमने उसको घुमाया, है ना। इसका डायरेक्शन भी होता है, करेक्ट, इसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b प्लस ए। तो ये जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए डेल्टा थीटा इज नॉट अ वेक्टर। लेकिन अगर डेल्टा थीटा को बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, डी थीटा बना दो, तो अब डी थीटा वेक्टर होता है ना। डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें याद रखना है। इसको कैसे करते हैं इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। मान लो ये मेरे पास एक कोई भी चीज़ है, इसको अगर मैं पहले ऐसे घुमाऊं और फिर एक बार ऐसे घुमाऊं, देखो ऐसे घुमा दिया फिर ऐसे घुमा दिया, तो आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन पहले मैं ऐसे घुमा दूं और फिर ऐसे घुमा दूं तो आपको कुछ और देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, इसीलिए डेल्टा थीटा वेक्टर नहीं होता है। हमें बस यही समझना होता है। हमारे काम की चीज़ बस ये है, डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें जितना सर्कुलर मोशन पढ़ना है उसमें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, इसके अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है। ये या तो इस तरफ घूम सकता है या इस तरफ घूम सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो भी चीज़ होगी, डेल्टा थीटा जितना भी होगा, उसको हम या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, है ना। या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। इसको आप समझ सकते हो, वन डायमेंशनल मोशन की तरह ही हो गया वो, है ना। या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कुछ और वहाँ पे चीज़ें हो नहीं सकती। अच्छा, ऐसे केस में हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाती हैं। जैसे हम एक चीज़ लिखते हैं, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होती है? हमारी एंगुलर वेलोसिटी। वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसी में डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दोगे तो ये बन जाता है हमारा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? डी थीटा अपॉन डी टी। सिमिलरली अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे या फिर इसका रेट ऑफ चेंज देखोगे, उसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। उसकी भी एक एवरेज वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। या फिर अगेन हमारे पास अल्फा इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, वो हो जाता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये हमारे काम की चीज़ें हैं। अगेन जैसा हमने देखा था काइनेमेटिक्स में कि कई बार हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रही थी, तो इस तरीके से अगर घूम रही थी तो इसकी ओमेगा ऊपर की तरफ आती है, इस तरफ, है ना। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से बनाओगे तो ओमेगा ऊपर की तरफ हम लिखते हैं। लेकिन हो सकता है इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा है वो डिक्रीज हो रहा हो, उस केस में हमारे पास जो होता है अल्फा, वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमारे पास ओमेगा ऊपर होगी, अल्फा भी ऊपर हो सकता था, या ओमेगा ऊपर है अल्फा नीचे हो सकता है, या दोनों ही नीचे हो सकते हैं, या फिर ओमेगा नीचे हो अल्फा ऊपर हो। ये वही इक्विवेलेंट हो गया कि कभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, या दोनों ही नेगेटिव हैं, या वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस तरह की बस ये चीज़ें आपको इतना ही यहाँ पर समझना है। जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो सकता तो हम ये जो सर्कुलर मोशन होता है उसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन जो होता था उसके साथ में। तो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे, हमारे पास कुछ लीनियर पैरामीटर्स थे, लीनियर, और उसी के करस्पॉन्डिंग एंगुलर, उसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर होता था, क्या होता था, लीनियर में एक्स होता था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह लिखते हैं डेल्टा थीटा। एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो आ जाती थी हमारे पास वेलोसिटी, वी को हम क्या लिखते थे, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर हमारे पास एंगल जब चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, तो उसको हम लिखते हैं ओमेगा, विच इज़
डी थीटा अपॉन डी टी। सिमिलरली हमारे पास जब वेलोसिटी में चेंज हो जाता था उसको हम बोलते थे एक्सेलरेशन, वो हो जाता था हमारा डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर हमारे पास अल्फा होता है, वो हो जाता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इस तरीके से आपके पास सारी इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर एक और इक्वेशन हो जाती थी, क्या हो जाती थी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा, अब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वी की जगह लिखो आप ओमेगा, डी वी की जगह लिखो डी ओमेगा, डिवाइडेड बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी थीटा। ये हमारी 4 इक्वेशन आ गई हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हो जाती है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, ये वाली इक्वेशंस हमेशा वैलिड होती हैं। अब इसका एक स्पेशल केस बन जाएगा। यहाँ पर देखो, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती थी तो हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आ गई थी, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह। तो इसी के सिमिलरली यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ना, ये बन गया हमारे पास एक स्पेशल केस। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एंगुलर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास वही इक्वेशन सारी रिपीट हो जाएंगी। जैसे वहाँ पर क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। हमारे पास वहाँ होता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s की जगह डेल्टा थीटा इज इक्वल टू u की जगह हम लिखते हैं ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर दूसरा वाला जो फॉर्मूला हो जाता था वो क्या होता था, ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी जो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। और एक और आप इक्वेशन लिख सकते हो, हमारे पास ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये सारी वही इक्वेशन है जो हमने लीनियर मोशन के, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था वो पढ़ी थी, और वही सारी हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्चुअली सर्कुलर मोशन होना भी ज़रूरी नहीं है। इसको इस तरीके से समझो, सामने से अगर कोई चीज़ इस तरीके से जा रही है तो अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो उसको देखने के लिए मेरा सिर तो किसी पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो वही उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड हो जाती है मेरे लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एंगल में घूम रही है या वो स्ट्रेट जा रही होगी, अगर ऐसे तो भी मैं ऐसे ही देखूंगा, है ना। तो डिपेंड करता है कहाँ से हम देख रहे हैं, कौन देख रहा है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मान लो ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। Find the average angular velocity during its motion before hitting ground as seen from the point on the ground directly below its point of projection। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ और ये यहाँ से इस तरीके से जाएगी। तो पहले तो देखो, मैं कहीं से भी देखूँ ये जाने तो यहीं वाला है, ये इसका मोशन तो इसी तरीके का होगा ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ओरिजिनली इसका एंगल ये था, बाद में इसका एंगल ये हो जाता है, तो इसका थीटा इतना होता है। अगर मैं यहाँ कहीं से देखूंगा तो इसका जो एंगल इसने चेंज किया है, यहाँ से यहाँ आया ना, तो इसके लिए ये हमारे पास डेल्टा थीटा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू देखो आ जाती है 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। हमसे पूछिए ओमेगा एवरेज, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा की वैल्यू तो आ गई है मेरे पास 90 डिग्री, और टाइम कितना लगने वाला है, देखो इसको यहाँ से यहाँ आने में, बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा। टाइम की वैल्यू हो जाती है टाइम टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी होता है हमारे पास फॉर्मूला, है ना, क्योंकि इसकी नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है। इस टाइम की जो वैल्यू आ जाती है, मैग्नीट्यूड वो आ जाता है 2 × 20 अपॉन 10 यानी कि 2 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 सेकेंड। यहाँ से हमारे पास आ जाता है ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 45 डिग्री पर सेकेंड, या फिर अगर हमें रेडियन में पूछा है तो ये कितना हो जाता है π/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसी में हमसे पूछ लिया है कि अच्छा वेक्टर फॉर्म में बताओ, इसी वेक्टर फॉर्म में कितनी है ना, तो वो आप किस तरीके से बता सकते हो। देखो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ये था हमारा
एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस, और ये हो जाता है हमारा जेड एक्सिस। तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ इसमें, है ना, इस तरीके से ऐसे घुमाने की कोशिश करो तो आपकी उंगलियां जो है यहाँ से यहाँ तक जाएंगी और आपका अंगूठा उस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा जेड डायरेक्शन था, ये हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इसको ज़रूर करके देखना, ऐसे घुमाओगे, है ना, ऐसे आएगा, ऐसे घुमाओगे तो ये देखो पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ लोगे तो वो पीछे की तरफ जा रहा है आपका अंगूठा। डायरेक्शन विल बी माइनस के कैप, इसी को आप लिख सकते हो -π/4 के कैप रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो। सर्कुलर मोशन में लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स को हमें किसी तरीके से लिंक करना पड़ता है। जैसे यहाँ से अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो हमारे पास जो थीटा की डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन थीटा क्या होता है, थीटा विल बी इक्वल टू ये वाली लेंथ L डिवाइडेड बाय ये वाला रेडियस, है ना, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड R, दिस इज बाय डेफिनेशन। अच्छा, इसको चेंज करो, यहाँ से अगर मैं पार्टिकल इस तरफ ऊपर जाता है तो उसकी लेंथ की वैल्यू चेंज होती है और साथ में उसका एंगल थीटा भी चेंज होगा। तो लेंथ बढ़ेगी तो थीटा बढ़ेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ लिंक तो आ ही चुका है, रेडियस कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, dl/dt, या तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ L इज इक्वल टू R थीटा। फिर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आ जाता है dl/dt इज इक्वल टू R d θ/dt। इससे हमें क्या चीज़ मिल जाती है, dl/dt क्या है, इसकी इस दिशा में मान लो कुछ वेलोसिटी रही होगी, है ना, अभी मैं उसको v लिख रहा हूँ, एक्चुअली ये स्पीड है क्योंकि यहाँ पर स्पीड इस तरफ होगी, यहाँ पर आएगा तो स्पीड इस तरफ होगी, यहाँ पर आएगा तो स्पीड इस तरफ होगी, डायरेक्शन तो हमेशा बदल ही रहा है। इसको मैं लिख दूंगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। ऑलराइट, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमारे पास आ जाता है dv/dt इज इक्वल टू R d ओमेगा/dt। यहाँ से हमें मिल जाता है, हमारे पास आ जाता है, ये वैल्यू है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा। अगेन ये जो एक्सेलरेशन होता है वो इस डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन आएगा, इस तरफ हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन होगा इस दिशा में, है ना, क्योंकि इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, L थीटा, ये हमने जो लिखा था, तो ये हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको AT लिखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यहाँ हम लिख देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुके हैं, आपको ये एकदम याद होने चाहिए। हाँ, साथ में इनका एक वेक्टर फॉर्म भी होती है। तो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर पता करना है तो वो एक्चुअली होता है ओमेगा क्रॉस आर, और अगर हमें एक्सेलरेशन टेंजेंशियल पता करना है तो वो वाली वैल्यू होती है अल्फा क्रॉस आर। देखो चीज़ें यही हैं, अल्फा भी है आर भी है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है तो उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो देख लो, सर्च कर लो क्रॉस प्रोडक्ट क्रैशअप, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ये आपको सब याद होना चाहिए। अभी हमने देखा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, मान लो हमारा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था इस तरीके से v स्पीड से, तो उसके ये जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो उसकी जगह वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी या 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। इस तरीके से उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मान लो इसकी स्पीड हमेशा हमने फिक्स कर दी, लेट्स से इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, फिक्स कर दी, तो वो यहाँ पे होता है तब भी 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ होता है, यहाँ पर होता है तब भी 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड होती है उसकी। क्या यहाँ पे स्पीड तो सेम होगी, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं। देखो वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे इसका इस तरफ डायरेक्शन था, यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी चेंज तो हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे है? देखो एक्सेलरेशन इस तरीके से, अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये यहाँ से सीधा ही चला जाता ना, ये इधर सर्कल में क्यों घूम रहा है, कोई इसको पकड़ के घुमा रहा होगा,
तो इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लगा होगा, फोर्स लगा होता है, इसका एक्सेलरेशन होगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, है ना। और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है v²/r। ये फिक्स वैल्यू है, मतलब आप उसको याद कर सकते हो, या फिर इसी को आप लिख सकते हो ω²r, क्योंकि v की वैल्यू क्या होती है? r ओमेगा। v को आप लिख दोगे r ओमेगा तो ये हो जाता है r² ω²/r, तो ये एक कट जाएगा, हमारे पास ω²r एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन में कभी भी होता है तो हमारे पास दो एक्सेलरेशंस होते हैं। अब मैं यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड को हटा रहा हूँ। दो एक्सेलरेशन कौन से हो जाएंगे? एक तो सेंट्रीपिटल होगा, दूसरा होगा हमारे पास इस तरीके से एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ये क्या काम करता है? ये स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंज के काम आता है। इसको आप लिख सकते हो d/v/dt, ना। ऐसे इस तरीके से कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए। इससे सिर्फ स्पीड चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। अच्छा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की जो वैल्यू होती है, at की वैल्यू होती है, वो होती है r टाइम्स अल्फा। और ये जो ac ये सेंट्रीपिटल होता है, ये देखो हमारी वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर था, तो ये एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसको हम लिख देंगे दिस चेंजेस डायरेक्शन, है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है। तो ये दो हमारे काम के एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके पास दो एक्सेलरेशन है, क्या कोई बता सकता है इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखो एक्सेलरेशन नेट जो आएगा वो आ जाता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्लस एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर्स हम आपको करना पड़ेगा, वेक्टर्स हम करोगे तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा, उसको मैं बोलूँगा ए नेट। इसका अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो आप इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है उसको स्क्वायर करके अंडर रूट करके निकाल सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, तो जो फोर्स लगा होगा आप लिख सकते हो फोर्स नेट जो लगा होगा वो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन नेट। F = ma, ये न्यूटन्स जो लॉ है ये तो हमेशा ही वैलिड होता है। इसी को हम और लिख सकते हैं, देखो ए नेट को आप खोल दोगे ना तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी m × at प्लस m × ac। इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको बोल दिया गया इसकी स्पीड इस तरफ है, हाँ 5t, समय के साथ साथ स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप पता कर सकते हो कि यार 5t स्पीड है किसी भी टाइम t पर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाती है सिर्फ 5। तो ये एक एक्सेलरेशन आ गया। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, तो वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की बात हो रही है। लेकिन इसकी किसी भी समय पर स्पीड की वैल्यू 0 तो नहीं थी। अगर 0 नहीं है तो इसका एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इस तरीके से भी होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, दो एक्सेलरेशन होते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो वो सेंटर की तरफ था। अगर पार्टिकल यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा होगा तो भी वो सेंटर की तरफ होगा। अगर पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा होगा तो भी वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। तो हम दो चीज़ नोटिस करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है उसका डायरेक्शन भी हमेशा बदलता रहता है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। वो खुद वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलता है। और क्योंकि रेडियल है ना, सेंटर की तरफ होता है, अलॉन्ग रेडियस होता है, तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसी को लिख दूंगा मैं रेडियल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग एंड इट चेंजेस डायरेक्शन। तो इसका खुद का भी डायरेक्शन बदलता रहता है एंड इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ये हमारे पास सारे के सारे एक्सेलरेशंस आ गए। आप इसके नोट्स बना लो, फिर इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। The speed of a particle moving in a circle of radius r is equal to इतना varies with time as t is equal to v t square
where t is in second and v is in meter per second. The net acceleration at t is equal to 2 सेकेंड is. तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा होगा और हमारे पास इसकी जो स्पीड है किसी भी टाइम t पर, वो उसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब ये जो स्पीड है, दिस इज स्पीड, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, क्योंकि वो स्पीड चेंज कर रहा है. किसी भी टाइम टी पर उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा. तो हमसे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर नेट एक्सेलरेशन पूछा है. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. देखो यहाँ से मेरे पास आ जाता है dv अपॉन dt, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल. इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2t. एट 2 सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की वैल्यू आ जाती है 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, हमें दी हुई है टी स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वो कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 2. 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रीपिटल. यहाँ पर देखो इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो हमारे पास ए सी इस तरफ आ चुका है एंड ए टी इस तरफ आ चुका है. नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर सम? दिस विल बी ए नेट. ए नेट सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर. इसी क्वेश्चन का वेरिएशन बन जाता, पूछते कि एफ नेट कितना लग रहा होता. फोर्स के लिए हमारे एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ए करता है ना, तो इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर देते. मान लो मास की वैल्यू दी हुई है 2 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है √80 विच विल बी इक्वल टू 8√5 न्यूटन. इस तरीके से आपसे वेरिएशन भी क्वेश्चन के बना करके पूछे जा सकते हैं. बहुत ही अच्छा सवाल था. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time t as a is equal to k square r t square. अब acceleration centripetal हमें दिया हुआ है is equal to k square r t square. अब आप बोलोगे ये वैल्यू आई कहाँ से? लग रहा होगा इस तरीके का कोई अजीब सा फोर्स उसके ऊपर कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू हमेशा इतनी आ जाती है किसी भी टाइम टी पर. अब हमें पता है एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू हमेशा होती है v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, नो मैटर व्हाट. अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये वैल्यू हमेशा इस तरीके से ही होगी. फिर k इज अ कांस्टेंट. द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन एज. तो इसके ऊपर जो अजीब सा फोर्स काम कर रहा था वो इसके ऊपर कितनी पावर डिलीवर करेगा. तो देखो हमारे पास जो पावर होती है, पावर क्या होती है हमें पता है F डॉट वी. यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस तरीके से मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर कोई पार्टिकल था, इसके ऊपर 2 एक्सेलरेशन इस तरीके से हो सकते हैं. एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, एक होगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल. अच्छा, ये एक्सेलरेशन है, इन्हीं दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है हमारे पास फोर्स सेंट्रीपिटल, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फोर्स टेंजेंशियल, है ना. तो इसके ऊपर 2 तरह के फोर्सेस लग सकते हैं. दोनों का वेक्टर सम कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए इस तरीके से अजीब सा मोशन कर भी रहा है. ओके, यहाँ तक हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई. अच्छा, पावर की वैल्यू होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी. पहले तो मुझे फोर्स बताओ. यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो एफ नेट इस तरफ होगा. इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो है इस तरफ वेलोसिटी, क्योंकि घूम तो ये ऐसे ही रहा है सर्कल में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. क्या यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि फोर्स नेट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो एफ टी ही है. तो हमारे पास जो पावर आ जाती है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया अपना यहाँ, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और ये जो एफ डॉट वी की वैल्यू है एक्चुअली फोर्स टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी आप यहाँ से कर सकते हो, इज इक्वल टू एफ टी
इंटू वेलोसिटी, और फोर्स टेंजेंशियल को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी। तो अब आपको ये चीज़ पता करनी है, यही आपकी पावर हो जाएगी। आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की हमें ज़रूरत है। तो कैसे पता करोगे? देखो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है इस तरीके से, यहाँ से क्या मैं वेलोसिटी पता कर सकता हूँ, वेलोसिटी कितनी आने वाली है। यहाँ से मुझे पता चल जाता है हमारी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू KRT। अच्छा, वेलोसिटी अब टाइम का फंक्शन है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है वो यही होता है dv/dt। मैग्नीट्यूड की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू KR। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हमारे पास आ गया, इसको यहाँ पे रख देना है। वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, उसको भी यहाँ पे रख देना है। मास हमारे पास है ही सही, तो पावर की वैल्यू आ जाती है, पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की वैल्यू है KR इंटू वेलोसिटी की वैल्यू आई है KRT। इसकी वैल्यू आ जाती है mk²r²t, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगेन मैं आपको समझा दूँ, हमारे पास नेट फोर्स इस तरीके से लग रहा था, वेलोसिटी इस तरफ थी, पावर होता है F.V, तो हमें इस फोर्स का इस दिशा में कॉम्पोनेंट करना होगा। वो कॉम्पोनेंट Ft जो होता है टेंजेंशियल, वो वैल्यू हो जाती है मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इंटू मास, हमारे पास टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स हो गया था। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितना होता है? वो स्पीड की रेट ऑफ चेंज होती है, तो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ से पता कर ली थी, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी आ गया, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से वेरिएशन बहुत सारे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। मान लो हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ पर है और उसको हमने इस दिशा में कुछ वेलोसिटी दे रखी है, मान लो उसकी स्पीड है u। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? इसके ऊपर अभी मान लो ग्रेविटी लग रही है, तो मैं नीचे की तरफ बना सकता हूँ भाई, इसके पास नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा हुआ है mg, उसके कारण इसके पास एक्सेलरेशन है इस तरफ g। क्या ये एक्सेलरेशन इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? नहीं, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, स्पीड इस तरफ है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। ये इसमें नीचे की तरफ कुछ स्पीड ऐड करता जाएगा, उसके कारण क्या होता है, हमारे पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन जाता अगर जी नहीं होता तो, लेकिन अब वो सीधा नहीं जा सकता, अब वो इस तरीके से बेंड होता हुआ कुछ जाता है। हम जानते हैं ये चीज़, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छे से पढ़ी है, इसका जो मोशन होगा अब वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो यहाँ पर इस जी में और इस यू में हमारे पास कुछ रिलेशन होता है, और इसकी ये जो बेंडिंग ऑफ कर्व है ना, इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो वो आप किस तरीके से मान सकते हो? आप समझो यहाँ पर ये जो पार्टिकल अभी इस छोटे से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल इस तरीके से बना दूंगा। ये बन गया हमारा छोटा सा सर्कल। इस सर्कल में हमारे पास इसका कुछ रेडियस होगा, है ना, वही हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका पाथ मान लो ये ऐसा पूरा पूरा पैराबोला ऐसा है, इसके पाथ का यहाँ पर कुछ कर्वेचर है, कुछ मुड़ा हुआ है, उसका कुछ तो रेडियस होगा, राइट। कुछ वो रेडियस है वही हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो एक्सेलरेशन है, ये जो जी एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, वही इसको मोड़ रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, जी इज इक्वल टू u²/r, और ये r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू u²/g। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी, u²/a परपेंडिकुलर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप इसको ऐसा मत लिखना कभी भी, क्या नहीं लिखना है, इट इज नॉट इक्वल टू u परपेंडिकुलर का स्क्वायर/a, ऐसा हम नहीं करेंगे, ये गलती मत करना। फिर थोड़ी देर बाद मान लो हमें पता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसका कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर जाकर के इसकी फिर से हमारे पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेट से अब वो वेलोसिटी इस तरफ हो चुकी है v, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ चुका है। अच्छा, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, अब भी इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ mg, उसके कारण इसकी एक्सेलरेशन भी होगी नीचे अभी g। हमें पता है कोई भी पार्टिकल हवा में फेंके रखो उसका हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g ही होता है।
ओके, अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे हम पता कर सकते हैं? तो अगेन अज्यूम करने की कोशिश करो, ये जो इसका मोशन हो रहा है, पहली बात तो अभी वो कर्वेचर कुछ ना कुछ तो है, ये स्ट्रेट लाइन में तो अभी नहीं जाने वाला है ना, जाने ये ऐसे ही वाला है, तो मुड़ तो वो रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाने की कोशिश करो, इमेजिन करो यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल है ना, इस तरीके से। ऑलराइट, हमारे पास ये सर्कल आ गया, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर रेडियस होगा और वही हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मैं r डैश बोल रहा हूँ, ये जो था हमारा इसको हमने r बोल दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, r डैश, और यहाँ पर इस g को हमें कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। g को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो हमारे पास एक इस तरफ आ जाता है दिस इज एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, और इसी का एक g का कंपोनेंट इधर आ जाएगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। ये वाला जो g का कंपोनेंट है वो एक्चुअली अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, वो सीधा जाने की बजाय अब फिर वो मुड़ता हुआ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये वाला एंगल हमारे पास मान लो थीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r डैश जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाती है वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ये वाले को हमें नहीं कंसिडर करना, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो वाली वैल्यू हो जाती है g cos थीटा। तो आपको इस तरीके से समझना होता है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस तरीके से पता कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले लिख देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, और ये जो नहीं होता है वो होता है v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया और हमारे पास कोई पार्टिकल था, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर u स्पीड दे दी, तो इस पॉइंट पर, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा हमारे पास इस तरीके से, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर इसकी इस तरीके से कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v। दोनों पॉइंट पर हमें बताना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, और इसके बहुत सारे वेरिएशन बना के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ से हमारे पास नीचे की तरफ इसके ऊपर एक्सेलरेशन होता है g, और सेम ही एक्सेलरेशन यहाँ पर भी होगा g। ऑलराइट, ये एंगल हमें दिया हुआ था कितना, दिस एंगल वॉज थीटा। क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? ये था हमारे पास थीटा, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये हो जाता है हमारे पास एंगल थीटा, और हमारे पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाती है g cos थीटा। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। वेलोसिटी है u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पीड हो चुकी है v, है ना, तो ये हो जाती है वैल्यू v स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है हमारे पास। हम यहाँ पर अगर गलती करते तो हम इसको क्या लिखते, हम यहाँ पर इस तरीके से गलती कर देते, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर लोगे तो वो हो जाता है v cos थीटा, है ना, दिस विल बी v cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो जो गलत आंसर होता है वो उसका होता है, इसलिए इसको मैं नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, वो होता है u cos थीटा का स्क्वायर। राइट, ऐसा हमें नहीं करना होता है, ये सही तरीका है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन में चेंज ही नहीं होती, तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली u cos थीटा ही तो है। दिस इज इक्वल टू u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन, इसीलिए ये हमें नहीं करना होता है, लेकिन जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो आप देखते हो कि एक्चुअली इसकी जो वैल्यू आती है वो इसी के बराबर आ जाती है। इस तरीके से हम RA और RB पता कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो RA बड़ा है या RB? यहाँ पर हम देख रहे हैं RA इज इक्वल टू
यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, आर बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, तो यहाँ पर आर ए बड़ा है, आर ए अपॉन आर बी अगर आप करोगे तो वाली वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये एक्चुअली 1 से बड़ा ही होगा क्योंकि कॉस थीटा 1 से छोटा होता है, उसका क्यूब कर दोगे तो वो तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आने वाली है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ बड़ा होता है, यहाँ पर छोटा होता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। कई बार क्वेश्चन में हमें इस तरीके से बोल दिया जाएगा कि दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कर्वेचर है। मान लो इस पर्टिकुलर x पर, यहाँ पर हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। पहले तो फील लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं एक सर्कल इस तरीके से इस कर्व में फिट कर सकता हूँ जो यहाँ पर होगा। तो ये जो रेडियस आ जाता है ना, दिस आर, यही हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ। यहाँ पर वो सर्कल ऊपर कुछ हो जाएगा तो उसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ। हमारे पास मान लो y इज गिवन एज फंक्शन ऑफ x, तो मैं y डैश लिख सकता हूँ, जो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो जाता है वैल्यू dy अपॉन dx। y डबल डैश हो जाता है, वो हो जाता है d ऑफ y डैश अपॉन dx, या फिर उसी को डबल डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बेसिकली इसको, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखने का बस तरीका है। हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आ जाती है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसकी पावर करनी है हमें 3/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई डबल डैश। ये एक फॉर्मूला है जिसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये याद कर लेना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इज इक्वल टू 2, उसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो मैं y डैश पता करूंगा। y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाता है 2x। y डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वैल्यू आ जाती है 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 प्लस वाई डैश क्या है 2x, x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू 2 रखते ही वैल्यू हो जाती है 4। 1 प्लस 4 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश की वैल्यू तो फिक्स है, विच इज इक्वल टू 2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है 17 की पावर 3/2 अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ यूनिफॉर्म होती है, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओमेगा कांस्टेंट हो गई, यानी कि जो पार्टिकल की स्पीड होती है, जो होती है r टाइम्स ओमेगा, वो भी हो जाती है कांस्टेंट स्पीड। तो हमारे पास उस सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पार्टिकल मान लो घूम रहा है, अरे यार सर्कल बन जा, तो यहाँ पर पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, उसकी स्पीड थी v, यहाँ पर है तो वो इस तरफ जा रहा है, स्पीड है v, यहाँ पर है तो इस तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड है v। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। अब क्योंकि v की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन r, या फिर ओमेगा स्क्वायर r। वो चीज़ फिक्स है, लेकिन उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। तो ये नहीं बोल सकते आप कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये नहीं है ना। तो ये आपसे सवाल बनाया जा सकता है, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? नो, इट इज नॉट। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होती थी, तो यहाँ पर ओमेगा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास कुछ तो होती है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0,
कुछ ना कुछ हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपसे ए नेट के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो ए नेट की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्लस एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो एक सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट एनी पॉइंट पी r comma theta on a circular path of radius r is when theta is measured from the positive x-axis and v is the uniform speed। तो यहाँ पे विजुलाइज करेंगे, हमारे पास एक सर्कल बना लो इस तरीके से, यहाँ से हमारे पास एंगल है ये वाला इस तरीके से थीटा, यहाँ पर इसकी स्पीड है इस तरफ v। अब इसके दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी स्पीड है और ये सर्किल में घूम रहा है, तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा इस दिशा में, वो हो जाता है हमारे पास ए सी। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हमें बताना है, तो एक्सेलरेशन बताना है, क्या लिखना है एक्सेलरेशन ए, इसी का कुछ आई कैप होगा कुछ जे कैप होगा, है ना। अब तो सिंपल सी चीज़ हो गई, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे है देखो, यहाँ पर हमें एंगल देखना पड़ेगा पहले। अगर ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाता है हमारे पास थीटा। हमारे पास ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, वो हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना है, इस तरफ है लेकिन नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, है ना, तो उसको मैं बोलूँगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन आर और कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा टाइम्स आई कैप। जे कैप वाले उसकी बात क्या है, वाई डायरेक्शन में इसका जो एक्चुअली कंपोनेंट है वो ये है, वो है ए सी साइन थीटा, लेकिन वो भी नेगेटिव है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगी टर्म जे कैप, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा वेक्टर टाइप का सवाल ये हो गया। Two particles revolve concentrically in a horizontal plane in the same direction. The time required to complete one revolution of particle A is 3 minutes, while for particle B is 1 minute. अच्छा, तो हमें टाइम बताया है कि कितना टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। कैसे पता हमें ये, क्योंकि ओमेगा इंटू टाइम पीरियड करोगे उतने टाइम में आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जानी चाहिए जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा। या फिर इसी का एक और तरीका होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है हमारे पास पूरा सर्किल में चक्कर कंप्लीट कर लेगा, तो जो लेंथ कवर की जाती है वो होती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है v, तो इसी की वैल्यू होती है 2 पाई आर अपॉन v। वैसे अभी आपको ये वाली वैल्यू काम आने वाली है। a और b की ओमेगा आप इस तरीके से निकाल सकते हो। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर a टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिलेटिव टू b, रिलेटिव मोशन आ गया यहाँ पे। तो इसमें देखो हमें करना क्या होता है, अगेन ओमेगा a है ना विद रेस्पेक्ट टू b, तो हमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर a टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिलेटिव टू b। तो b को कैसा दिखेगा, b के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो तो ओमेगा रिलेटिव होगी। यहाँ पे ओमेगा a रिलेटिव टू b को आप लिख सकते हो सीधे सीधे ओमेगा a माइनस ओमेगा b। अब सिंपल हो गया है सवाल बहुत ज़्यादा। आप ओमेगा बी निकालो, फिर ओमेगा ए भी निकाल लो, फिर टाइम पीरियड निकाल लो। इस तरीके से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखो, ओमेगा ए की जो वैल्यू है वो हो जाती है 2 पाई अपॉन हमारे पास टाइम, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है, ए को लगता है 3 मिनट, तो ये हो जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये क्या आएगा, रेडियन पर मिनट, यूनिट का ध्यान देना। ओमेगा बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 2 पाई अपॉन, उसको कितना टाइम लगा, उसको लगा था 1 मिनट, तो दिस इज इक्वल टू रेडियन पर मिनट में हमारे पास वैल्यू है, यूनिट लिख दूंगा रेड पर मिनट। और राइट, ओमेगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी।
विच इज़ इक्वल टू 2π/3 माइनस 2π विच इज़ इक्वल टू, आप देखोगे आ जाता -4π/3 रेडियन पर मिनट। अच्छा अभी माइनस में आ गई, माइनस में आ गई का मतलब वो ऐसे घूम रहा होगा, उसको लगेगा वो दूसरा वाला ऐसे घूम रहा है, विच इज़ ओके। टाइम पीरियड में तो हमें ये करना होता है, तो हम लिख देंगे टाइम पीरियड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इस तरीके से लिख दो, विल बी इक्वल टू 2π/ω ए विद रेस्पेक्ट टू बी विच इज़ इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय, सिर्फ मैग्नीट्यूड रख लेते हैं हम, है ना, तो यहाँ पे आ जाता है 4π/3, तो यहाँ से ऊपर चला जाता है, यह आ जाता है 3/2, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर मिनट में, विच इज़ इक्वल टू 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज़ आर करेक्ट आंसर। तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ होती है, उसी तरीके से हमारे पास रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटीज़ भी हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स मतलब कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो मोशन कराने के लिए, सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से लगेगा एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसका कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से ना घूम रहा हो। ऐसे केस में हमारे पास एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा एफ टी, जो इसकी स्पीड चेंज कर रहा होगा, है ना, स्पीड चेंज करेगा। एफ सी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स था जो इसका डायरेक्शन चेंज करता है। और हो सकता है इसके ऊपर कुछ एक्सियल फोर्सेस भी लग रहे हो। एक्सियल फोर्सेस कैसे हो सकते हैं, जैसे इस केस में हमें यहाँ पर मान लो इसके ऊपर mg लगता है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी इस तरीके से आनी चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। तो ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो मोस्टली हमें यही 3 डायरेक्शन में फोर्सेस को हमेशा बैलेंस करना होगा। इस तरीके से सारे सवाल इसी तरीके से सॉल्व होने वाले। खास बात क्या है, ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से, सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्स सेंट्रीपिटल जो होता है वो होता है mv²/r, या फिर आप इसको लिख सकते हो m/ac। फोर्स टेंजेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, या फिर आप इसको लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल को आप क्या लिख सकते हो, dv/dt लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो m/dω/dt टाइम्स r। तो इस तरीके से वेरिएशन बहुत सारे बन सकते हैं। और हमारे पास एफ ए एक्सियल ये बैलेंस होने चाहिए, है ना, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, नहीं तो वो ऊपर नीचे भी मूव करना शुरू कर सकता है। फिर ये इस तरीके से हेलिकल पाथ बनाते हुए चला जाएगा। बेसिकली वो सर्कुलर मोशन फिर हमारे पास नहीं बचेगा। तो बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। Two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles. The heavier one is radius r/2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of the heavier stone when they experience same centripetal forces. तो the value of n is, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास 2 पत्थर हैं और उनको सर्कल में घुमाया जा रहा है इस तरीके से। एक को इस तरीके से घुमाया जा रहा है और दूसरे को छोटे वाले रेडियस में घुमा रहे होंगे, और यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर m है, ये था हमारा 2m, ये था सिर्फ हमारे पास m। इसका रेडियस था r/2, इसका रेडियस था r। और द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, ये लाइटर स्टोन है तो इसकी स्पीड जो थी इस तरीके से है, मान लो n टाइम्स v, इसकी स्पीड है इस तरफ v। तो अब दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर करना, सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। देखो हमें लिखना है एफ सेंट्रीपिटल इज एफ सेंट्रीपिटल दोनों के केस। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, m की जगह 2m लिखना पड़ेगा, m इंटू v²/r/2 इज इक्वल टू, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू वेलोसिटी कितनी है, nv²/r। यहाँ से अब आप देखो क्या से क्या कटता जा रहा है, हमारे पास m से m कट गया
और r से r कट गया, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4v² इज इक्वल टू n²v²। यहाँ से यहाँ कट गया, n की वैल्यू आ जाती है 2। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही लल्लू सा ये सवाल था। A particle of mass m moves in a circular orbit under the central potential field UR is equal to -c/r। ओहो, अब ये क्या चीज़ आ गई? देखो, हम पिछले वीडियो में क्या देख चुके थे, हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है -du/dx। यहाँ पर x की जगह r है, तो इस तरीके से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर r पर आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसके बहुत सारे वेरिएशन बना करके अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वे c इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। द करेक्ट रेडियस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल्स मोशन इज। तो पहले आप फोर्स निकालो, फिर फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r के बराबर कर देना है। उससे आपको वेलोसिटी वर्सेस रेडियस का आपको कुछ रिलेशन मिलेगा, फिर आपको बताना है कौन सा वाला सही है। तो बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्यूट सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो, हमारे पास पोटेंशियल फील्ड जो दिया है वो है -c/r। तो हमारे पास जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -du/dr। उसकी वैल्यू जाती है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, r की पावर -1 है ना, ये r की पावर -1 है, -1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाती है c/r की पावर -2। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स आ गया, और यही फोर्स होना चाहिए हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी कि mv²/r के ये बराबर आ जाता है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है ये 1/r² है, ये उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से mv²r इज इक्वल टू c। तो हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू r कुछ कांस्टेंट आ रहा है। तो अब कौन कौन से ग्राफ नहीं हो सकते, हमारे पास ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास एक्चुअली इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, और ये यहाँ इनफाइनाइट, इधर कुछ इनफाइनाइट का। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बना करके दिए जा सकते हैं। कोनिकल पेंडुलम, अगर ये इस तरीके से घूमता है तो ये कोन बनाता है, इसीलिए इसको कोनिकल पेंडुलम बोला जाता है। तो इस पे बेस भी बहुत सारी बार सवाल पूछे गए। इसको कॉन्सेप्ट समझाने की जगह हम डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करते हैं। हैवी स्फीयर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो यहाँ पर ये है, द स्फीयर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल सच दैट द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स इंक्लाइंड टू द वर्टिकल मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है, तो यहाँ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरीके से हम बना देंगे। ऑलराइट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगेन पीरियड कैसे पता करोगे, देखो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है वो होती है 2π/ω, या फिर आप लिख सकते हो 2πr/वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अच्छा, ये टेंशन टी भी आप पर है, तो ये टी और टी में कंफ्यूज मत होना, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज TP। ऑलराइट, अब किस तरीके से आप ओमेगा निकाल सकते हो। देखो, हमें यहाँ पे टेंशन दी हुई है, कुछ एंगल थीटा है, तो यहाँ पर आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि नीचे इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg, तो ऊपर की तरफ mg और t cos थीटा हमारे बराबर होने चाहिए। हम लिख देंगे mg इज इक्वल टू t cos थीटा। दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से आएगी, देखो इस डायरेक्शन में हमारे पास कुछ फोर्स लग रहा है यहाँ पर, वो हो जाता है t sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो ये हो जाता है mv²/r। अब ये रेडियस क्या है, ये वाली लेंथ है स्ट्रिंग की l, तो रेडियस आपको पता करना है कितना है ना, l और r में आप रिलेशन निकाल सकते हो। अब मैंने बहुत कुछ कर दिया यहाँ पर, अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसको mv²/r लिखो, या फिर आप इसको लिख सकते थे mω²/r। जिस भी तरीके से आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो,
यहाँ पर हमारे पास टी कॉस थीटा है, यहाँ पर हमारे पास टी साइन थीटा है। तो मुझे टेंशन को एलिमिनेट करना है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। इन दोनों को डिवाइड करते ही मुझे मिल जाता है, देखो टैन थीटा है ना, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम जी। यहाँ एम से एम इस तरीके से कट जाएगा और हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है जी टैन थीटा डिवाइडेड बाई आर का अंडर रूट इस तरीके से। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाती है, टाइम पीरियड टी पी है ना, टी पी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह लिख दूंगा मैं अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन आर। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं भी आर नहीं है, आर नहीं है तो आर को हमें लिखना पड़ेगा। देखो ये जो आर रेडियस है वो एक्चुअली एल साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिखो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो ये वैल्यू आप जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आर को लिखो एल साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है जी टैन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास गिटार यहाँ से हमें हटाना होगा, ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर अब आप देखोगे साइन थीटा इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। टाइम पीरियड की वैल्यू जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ऑप्शन नंबर बी इज ऑन करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।
सर्कुलर मोशन का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को नहीं, मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पर अलग ही चीज़ें चलेंगी। साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर आपको कलरफुल नोट्स की PDF चाहिए तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के ला पाऊँ। तो प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।